बोला हुआ है, तत्वों के नाम लिख के देता हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। Ga, Ge, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, भूल जाऊंगा वाक्य में। Ga, Ge, As, और एक और कौन सा था? नहीं, AS, SE और BE, SE और BE। बोरेन धात्विक अभिलक्षण किस में ज्यादा होंगे बताना है। तो Ga ढूंढो, गैलियम 31 नंबर पे, Ge जर्मेनियम, AS आर्सेनिक, SE सेलेनियम, और BE है कि BR होगा? BE है। BE कहाँ है बे? ये है बेरिलियम। भैया चार। बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होंगे? धात्विक अभिलक्षण किस में ज्यादा होंगे? अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता है धात्विक अभिलक्षण किस में ज्यादा होंगे? ये बेरिलियम। जाहिर सी बात है, दाएं, इसको बाएं साइड है ना, ये बाएं साइड स्थित है, इस साइड धातु के गुणधर्म ज्यादा होते हैं, तो नंबर सी बात है, इस साइड जाते हैं तो कम होते जाते हैं, है ना। कॉमन सा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, ऑब्जेक्टिव देखो, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये रटना, अगर समझ में नहीं आ जाना तो रट लेना इसको, और समझ लोगे तो बहुत अच्छा है। मैं स्टार ऐसे ही तो बना सकता हूँ, कैसा लग रहा है रे? बहुत सारे स्टार देके रखे, 3 3 6 7 स्टार, है ना। इसको रट लेना, अगर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बच्चों को। हाँ, बाएं से दाईं ओर जाने पर, मतलब आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर सही है गलत बताओ। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, इस साइड से इस साइड जाने पर, इस साइड धातुओं की, मतलब ये बोल रहे हैं कि इस साइड जो होते हैं तत्व, उनकी धातुओं की प्रवृत्ति कम होती है, धात्विक प्रकृति कम रहती है। बिल्कुल, क्योंकि इस साइड अधातुएं होती हैं, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इधर से देखो, पहले समूह में एक, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, ऐसे बढ़ते जाते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं बाएं से दाएं ओर जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। यार, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ना, बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, आवर्त में कक्ष की संख्या सेम रहती है, कक्ष वही है, प्रोटॉन संख्या बढ़ रही है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन को वो तेज मजबूत बंध से बांधे रखेंगे, इसलिए आसानी से त्याग नहीं कर सकते। ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं, आपको मालूम है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो बाएं से दाएं ओर जाने पर कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला असत्य होगा, बाकी सब सही होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि परमाणु संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो नाभ की आवेश बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कोश होते ही हैं, कक्षा होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को टाइटली बांधे रखेगा, वो आसानी से नहीं निकलने देगा उसको, है ना। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन त्याग, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते, उनको बहुत मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए। चलो, अगला क्वेश्चन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा लगता है। तत्व एक्स, तत्व एक्स कोई नाम नहीं है तत्व का, नाम जैसे गणित में मानते हैं ना, मान लिया कि कोई तत्व एक्स है, ऐसे लिखा हुआ है। कोई एक्स तत्व है, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अत्यधिक है या अधिक है। आवर्त सारणी में तत्व समता किस समूह के अंतर्गत होगा? किस तत्व का क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? देखो, NaCl2 नहीं होता फॉर्मूला, अगर हम इसमें एक्स की जगह Na रखें तो NaCl होता है, NaCl2 नहीं होता, NaCl2 नहीं होता, गलत है।
सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। गलनांक अधिक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। NaCl नहीं हो सकता, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये वाला आता है, ये भी नहीं हो सकता। सिलिकॉन क्लोराइड नहीं हो सकता, तो सही आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा दिखता है देखें एक बार, मैंने भी नहीं देखा है, आपके बहाने में भी देखेंगे। क्रिस्टली ठोस, पाउडर जैसा दिखता है, वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखना था, और व्हाइट कलर का दिख रहा है क्रिस्टल फॉर्म में, इतना स्लो पे चल रहा है कंप्यूटर। चलो, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, Na नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्लास में भी बता चुका हूँ मैं। जब हमें सही आंसर नहीं पता हो तो ये देख लो कौन से गलत आंसर है। NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, NaCl2 नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, वो नहीं हो सकता। SiCl2 जो है सिलिकॉन का जो है, सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4 और क्लोरीन की होती है 1। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आएगा SiCl4, फॉर्मूला बनाना आता है। SiCl4 वो नहीं हो सकता, है ना, इसलिए MgCl2 ये हो सकता है आंसर, यही आंसर है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमने 3 एलिमिनेट कर दिए। ये फॉर्मूला 9 क्लास में बनाना सीखते थे अपन, उसकी संयोजकता सामने लिखते थे और क्रिस क्रॉस कर देते थे, फॉर्मूला बन जाता था, है ना। इसलिए किस तत्व में, हाँ ये तो फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो कोश हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं तो मतलब जाहिर सी बात है, ये कोई आइडियल गैस है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन, दोनों कोश पूरे हैं, मतलब जिसकी पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब ये दोनों भरे हुए हों, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10। परमाणु क्रमांक 10 किसका होता है, नियॉन का। नियॉन। नियॉन का। तो इसमें तत्व का नाम क्या जाएगा, नियॉन, Ne। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ हमको तो परमाणु क्रमांक बता सकते हैं हम इससे, 8, 2, 10 और 12। 12 इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक है यदि उस तत्व का, तो उस तत्व का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। 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 बड़ा बढ़िया। कुल 3 कोश में बड़ा होगा, कोई बहुत तेज से हंस रहा। कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। कुल 3 कोश हैं और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। 3 कोश होना चाहिए और 4, 3 कोश कहाँ मिलेंगे हमको, देखो आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी को आवर्त को देखकर बता सकते हो, 3 कोश आपको कहाँ मिलेंगे, तीसरे आवर्त में मिलेंगे, तीसरे आवर्त में मिलेंगे। और बोल रहे हैं 3 कोश हैं और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए संयोजकता कोश में। तो संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे सिलिकॉन के पास, है ना। तो 3 को अगर 4 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको, है ना, 1, 2, 3, 4। टाइटेनियम की भी संयोजकता जो है वो 4 के आसपास ही होगी, इस वाले ग्रुप की 4 ही होगी संयोजकता। लेकिन बोला 3 कोश, तो 3 कोश हमको तीसरे आवर्त में मिलेंगे और 4 संयोजकता इस वाले समूह की है। इस समूह की 4 संयोजकता होती है, कार्बन की याद है ना। तो 4 संयोजकता होती है, इसलिए आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। देखना टेबल अगर पढ़ना आ गई है तो ये बहुत ईजी लगेंगे, अगर नहीं पढ़ना आई है तो फिर रो दोगे। कुल 2 कोश हैं और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। कुल 2 कोश हैं, मतलब कौन से आवर्त में होगा, दूसरे आवर्त में। 2 कोश है ना, तो दूसरे आवर्त में होगा, दूसरे आवर्त में होगा। और संयोजकता कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बोलिए, संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2
और 3, मतलब परमाणु क्रमांक कितना, 5। आंसर क्या होगा, बोरॉन। है तो थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, टेबल देख के आंसर दे सकते हैं अपन, है ना। ये वाले क्वेश्चन इसलिए चांसेस कम है आने के, क्योंकि टेबल इतनी ज्यादा बच्चों को याद नहीं रह सकती। लेकिन अगर आपको अगर बिल्कुल भी श्योरिटी चाहिए, वही बात, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर बिल्कुल श्योरिटी चाहिए तो आपको आपके माइंड में ये टेबल रटी हुई होना चाहिए, हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम इस साइड, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है चाहो तो हलीना की रफ से फरियाद से याद कर लो, ये वाली टेबल। केवल 20 तत्वों तक याद करना है, पूरी टेबल नहीं बोल रहा हूँ मैं, 20 तत्वों तक उनके परमाणु क्रमांक के साथ याद कर लो तो बहुत अच्छा है। हलीना, और फिर उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर यहाँ पर, और बीच में जो है वो सारे तत्व जो हैं 18, केवल कैल्शियम तक 20 तक, 18 या 20 तक आपको याद रखना है। अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बिना खुद की, क्योंकि रफ में जैसे मैथ्स में पीछे बना लेते हो ना टेबल वगैरह कुछ रफ में, वैसे टेबल फॉर्म करके ये आसानी से, बहुत आसानी से दे सकते हो इसके आंसर। लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, चेक कर लेना बना के, नहीं तो तुम याद कर लो इस चीज को और प्रैक्टिस ना करो, एग्जाम में बीच में एक आध भी तत्व छूटा ना बीच में। ये तो तीसरे टेबल तक तो जाना ही नहीं है, यहाँ तक तो जाना ही नहीं है। अपन को केवल 2 समूह याद रखना है बस, ये 2 समूह तक याद रखना है, और यहाँ पर जो है वो, अच्छा सॉरी, तीसरा समूह भी याद रखना पड़ेगा। 3 समूह तक याद रखना, 3 आवर्त तक याद रखना है बस, 18 तत्व हो जाएंगे इसमें। बस ये 3 आवर्त याद कर लो बस, है ना। और यहाँ पर बीच में याद रखना है, ये कितने, 3 3 6 3 9, ये बीच में तत्व छोड़ना है आपको, 3 से लेकर इधर तक। थोड़ा सा याद रख लोगे ना, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे बस, सारे क्वेश्चन 20 तक आते हैं वैसे, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, रिपीटेड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल कॉमन सी बात है ना 10th क्लास में, क्योंकि इसके आगे बढ़ते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। फिर उसके बाद है दूसरे कोश में, पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में अगर 2 हैं तो दूसरे कोश में 4 होना चाहिए। जब पहले कोश में 2 हैं, दूसरे कोश में 4 हैं, तो चारों तो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन। कार्बन, खत्म। आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म समान है। बोरॉन के स्तंभ के मतलब जो बोरॉन समूह है, बोरॉन का जो समूह है, उसमें कौन से गुणधर्म समान है। तो आप देखोगे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो संयोजकता होगी, संयोजकता निकालोगे तो सबकी संयोजकता 3 आएगी, सबकी संयोजकता 3 आएगी, है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसलिए LCl3 होता है, सभी की संयोजकता 3 आएगी। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। फ्लोरीन स्तंभ देख लेते हैं। फ्लोरीन स्तंभ ये वाला है, जिसको हम संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं, 17वां समूह भी बोलते हैं, हेलोजन समूह भी बोलते हैं। इसकी संयोजकता क्या होगी, क्लोरीन से याद रखना, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो इसके सभी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इनको हेलोजन श्रेणी का बोला जाता है, संक्रमण श्रेणी बोला जाता है, वो भी लिख सकते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, 2 8 7, तो इन तत्वों की परमाणु संख्या क्या है। पहले तो हम तत्व गैस कर लें, 8 2 10 और 7 17, 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का, 17 पे खतरा, क्लोरीन याद रखे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो तीनों को जोड़ दिया 17 आ गया। जरूरी क्लोरीन की पूछे हो, 18 तत्व तक कोई से भी पूछ सकता है, तो ये जो है वो 17 होगी इसकी परमाणु संख्या। निम्न में से किस तत्व के साथ की रासायनिक समानता होगी, परमाणु संख्या कोष्टक में दी हुई है, किस तत्व के साथ इसकी समानता होगी। तो जो भी इसके समूह का तत्व होगा ना, उससे इसकी समानता ज्यादा होगी। क्लोरीन के साथ आता है फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन वगैरह होते हैं, तो फ्लोरीन इसका सही आंसर होगा। फ्लोरीन के साथ इसकी समानता ज्यादा होगी बाकी तत्वों की अपेक्षा, उस समूह के तत्वों के साथ ज्यादा होती है। आवर्त सारणी में ABC तत्वों की स्थिति निम्न प्रकार से 16 और 17। ये धातु है अथवा धातु, 16 अथवा अच्छा समूह दिया हुआ है 16 और 17, और तत्वों के नाम यहाँ पर मिस कर दिए हैं, केवल ABC ऐसे लिखे हुए हैं। तो गुणों के आधार पर बताना है ABC के क्या है। ए धातु है अथवा अधातु। समूह 17 के तत्व कौन से होते हैं, संक्रमण श्रेणी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ए जो है वो कौन सा होगा, आधातु। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो है वो आधातु है। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, ए की अपेक्षा सी ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता
अभिक्रियाशीलता के बारे में अपन ने बात नहीं करी है। बाएं से दाएं ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता जो है वो, बाएं से दाएं ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता जो है वो घटती है, बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, तो सी ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, कैसे याद रहेगा? ऊपर से नीचे आने पर बता दे। भैया क्योंकि है ना उसका नाइट वो सोडियम का कम होता है, पोटेशियम ज्यादा विक्रियशील जी होता है। हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया आप। हम जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अभी तक जो है वो पोटेशियम है। तो ऊपर से नीचे आने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है, मतलब ऊपर की थोड़ी सी कम होगी, ऊपर की कम होगी, नीचे ज्यादा होगा। अच्छा, बाएं से दाएं ओर जाने पर, इधर से इधर जाएंगे, तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता घटती है, क्योंकि सोडियम ये वाली धातु में बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। इस साइड जा रहा है तो घट रही है, इस साइड की धातु की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पर टेबल में दी हुई है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है। बोल रहे हैं बताओ ए और सी में से, ए और सी में से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? जो नीचे है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसलिए सी अधिक अभिक्रियाशील होगा। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? सी का साइज बी से बड़ा, सी मतलब सी और बी देखो एक ही आवर्त के तत्व बोल रहे हैं, सी और बी एक ही आवर्त के तत्व। आवर्त में इस साइड से इस साइड जाने पर परमाणु आकार का मान क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही होती है और कोश की संख्या उतनी ही है, तो सिकुड़ जाता है परमाणु। तो बोल रहे हैं सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? तो सी का साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है, कोश उतने ही है, परमाणु सिकुड़ जाएगा। तत्व ए किस प्रकार के आयन, ऋणायन या धनायन बनाएगा? तो जो 17वां समूह होता है क्लोरीन से, याद रखा करो, क्लोरीन जो है वो ऋणायन बनाता है। तो कौन से आयन बनाएगा? ऋणायन, है ना। तो अगर थोड़ी बहुत टेबल पढ़ी है तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इसके बहुत क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव आते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। परमाणु संख्या 7, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? लिखोगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n बराबर से कितना 7 है ना, तो 2 और 5। फिर उसके बाद लिखो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p बराबर से 2, 8, 8 2 10 और 5 15 इलेक्ट्रॉन में ये है ना। अच्छा, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन देना? 3 लेना 3 लेना आसान है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होगी और क्यों? नाइट्रोजन और फास्फोरस में से कौन सा तत्व जो है अधिक ऋण विद्युत होगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस में उस वाली टेबल निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस में से नाइट्रोजन और फास्फोरस में से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बाएं से दाएं ओर जाने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, धातु में इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये वाले ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब इस साइड के ज्यादा तेजी से ले सकते हैं, साइड के कम। इन लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन, इन लोग लेते हैं। तो धातु जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो ये तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है। आवर्त में तो ऐसा रहता है, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पूछा होता तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है विद्युत ऋणात्मकता। अब ऊपर से नीचे पूछा हुआ है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, समूह तो एक ही है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, एक बार बुक की हेल्प लें। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या है इतनी जल्दी? विद्युत ऋणात्मकता दूसरी ओर अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण और
विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती हैं। इन प्रवृत्तियों से हम, तो सीधी सी बात ये बोल रही है बुक कि जो ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना। इस चीज को भी देखो, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, धातुएं अधिक ग्रहण करती हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में आपको यही याद रखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है ये साफ लिखा हुआ है, प्रवृत्ति अनुसार आधातु आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। मतलब नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इसका तो यही समझ में आ रहा है। कोई कॉपी देख के चेक कंफर्म करेगा क्या मुझे कंफ्यूजन हो रहा है केवल इस वाले में। किसी के पास कॉपी है क्या? कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। हाँ, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए जा सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अभी अपन ने धातुओं में भी देखा था ना, ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो विद्युत ऋणात्मक कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ज्यादा करेगा उसकी विद्युत, जब इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसकी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तब तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ जाते हैं, कोश बढ़ जाते हैं। देखो इस चीज को समझोगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ऊपर एक कोश है, फिर जो है वो नीचे आते हैं तो 2 कोश हो जाते हैं, फिर 3 कोश हो जाते हैं, फिर 4 कोश हो जाते हैं। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी ना, ये जो बीच में नाभिक होगा उससे जो आखिरी वाला कोश है इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से दूर हट सकता है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये निकल जाएगा इधर से उधर। तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बढ़ती जा रही है नीचे आने पर। समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है परमाणु, इसके कारण से इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घट जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से ग्रहण कर सकता है फास्फोरस की तुलना में। फास्फोरस जो है वो नीचे आते जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। अगर याद रखना तो ऐसे याद रखो, नाइट्रोजन ये है, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस ये है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, और तीसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, फिर 8, फिर उसके बाद 5, है ना। अब देखना, इससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो थोड़ा सा ज्यादा तरीके से अटैक रहेगा। अब इसमें जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो गैप बढ़ गया ना, दूरी बढ़ गई ना, तो इस पर बल, नाभिक जो बल लगा रहा होगा, प्रोटॉन जो बल लगा रहा होगा वो इसकी तुलना में कम होगा। मतलब कौन से ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है, फास्फोरस है, किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है? इससे ज्यादा आसानी से निकल सकता है इसकी तुलना में, क्योंकि इसकी दूरी कम है तो ये टाइटली बॉन्ड करेगा, बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को। ये इससे दूरी बढ़ गई है तो ये आसानी से निकल सकता है थोड़ी सी एनर्जी के कारण से। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होगा तो ही विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है फास्फोरस की तुलना में। रीजन क्या लिखोगे? समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है,
कोशियों की संख्या बढ़ जाती है तो नाभिकीय आकर्षण जो है वो कम हो जाता है अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए। इसीलिए जो है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, त्याग देगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। रीजन ये लिखेंगे। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से संबंध है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम जो है संयोजकता डिसाइड कर सकते हैं, और संयोजकता के आधार पर ही जो है एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समान रखी गई है। ये चीज अपन देख चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? तो जो कैल्शियम के ब्लॉक में होंगे, कैल्शियम के समूह में होंगे, उनके गुणधर्म ज्यादा समान होंगे कैल्शियम से। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो दोनों में काफी अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों में बताना है कि दोनों में क्या बेसिक अंतर क्या है। तो मेंडलीव ने क्या बोला था? मेंडलीव ने बोला उन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को रख तो दिया था धातु के साथ, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे क्यों धातु के साथ रखा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने के कारण से वो ऑटोमेटिकली जो है वो तय होगा कि उसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए उसको धातु के साथ रखा हुआ है। मेंडलीव ने जो है वो समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था, यहाँ पर जो इन्होंने समस्थानिकों को स्थान दिया गया है। दोनों में तुलना करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज फिर से एक बार, है ना। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने कोशिश करी बेसिक बेसिक समझाने में। अगर आप कॉपी में पढ़ते हो, कोई कंफ्यूजन होता है किसी क्वेश्चन को याद करने में, तो आप रिवीजन के दौरान पूछ सकते हो उसको, मैं फिर से बता दूंगा। इसी के साथ चैप्टर 5 जो है वो खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे चैप्टर, कल से क्लास मिस मत करना, चैप्टर 4 रिवाइज करवाऊंगा। तो पूजा खास तौर से आपने मिस किया है चैप्टर 4 क्लास में, तो वो मिस मत करना, जरूरी है। फिर से अगर मिस होगा फिर कभी समझ में नहीं आएगा चैप्टर 4। तो कल फिर मिलेंगे। आज आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। गुरुदेव।